हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी एसएससी कांस्टेबल का बहाली आया हुआ है, ठीक है। और लगभग 2 महीने के बाद इसका फिजिकल यानी कि रनिंग हो जाएगी। लेकिन आप लोग को फिजिकल के साथ साथ इसका रिटर्न की भी तैयारी करते चलना है। तो आज हम लोग हिंदी पेपर, जो लैंग्वेज पेपर में जो हिंदी सिलेक्शन किए हैं उसका एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक नेताजी का चश्मा का अध्ययन करेंगे। साथ ही उससे संबंधित एमसीक्यू और जो बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग चर्चा करते चलेंगे, ठीक है। जो कि एग्जाम पे हुबहू एग्जाम आने की पूरा संभावना रहता है, वैसे हम लोग इससे बात करेंगे। और एग्जाम फॉर्मेट चैनल पे जो दोस्त नए आए हैं, जो हिंदी लैंग्वेज रखे, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस पे आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। और जो दोस्त लैंग्वेज नागपुरी रखे उनसे भी कहना है कि आप लोग का नागपुरी लैंग्वेज भी बहुत जल्द उसका क्लास स्टार्ट होगी। और सीजीएल का क्लासेस अभी आप लोग का बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। जो सीजीएल ले चुके हैं दोस्त, आप लोग का रिवीजन क्लास चलने वाली है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेताजी का चश्मा। तो इससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि यहाँ पे लेखक का परिचय भी दिया गया है और उसको भी पढ़ना हम लोग को है, क्योंकि उस लेखक का परिचय से संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगी। इससे पहले आपका 2 एग्जाम हुआ है, आपका राजस्व कर्मचारी प्लस आपका पंचायत सचिव, उसके साथ साथ आपका जो एक्साइज कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था जो रद्द हो चुका है, उस सब में आप देख सकते हैं कि हिंदी के पेपर में आपको अच्छा खासा प्रश्न पूछा गया था लेखक परिचय से। चलिए हम लोग लेखक परिचय को एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो इसका नेताजी के चश्मा का लेखक कौन राइटर है? तो इनका राइटर है स्वयं प्रकाश। इनका आप फोटो देख सकते हैं, माइंड बैठ जाएगा, स्वयं प्रकाश, ठीक है। चश्मा में प्रकाश पड़ता है, चमकता है ना, तो इसलिए स्वयं प्रकाश, ठीक है। तो एग्जाम्पल मोटा मोटी अब यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। 1947 में आज़ादी जब मिला वही टाइम हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान बीता। यानी कि जब इन पढ़ाई हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए थे, ठीक है। प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा लैंग्वेज से? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए थे, मैकेनिकल से किए थे, ठीक है। सॉरी, लैंग्वेज बोल रहे हैं, कौन सा ये फैकल्टीज किए थे? तो मैकेनिकल से किए थे। औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले, उसके बाद ये औद्योगिक प्रतिष्ठान यानी कि कंपनी में इनका जॉब लग गया और उसके उसी काम के सिलसिले में वो कहाँ रहने लगे? तो राजस्थान में उनका अच्छा खासा ज़िंदगी बीता है। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में ही भोपाल है, यानी कि अपना स्टेट में ही वो आके अब रहते हैं फिलहाल। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि खुद से आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। रिटायरमेंट का एज आपका 60-62 साल के आसपास है, लेकिन आप चाह सकते हैं तो एक लेटर के थ्रू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि खुद से जो आपको 62 साल पूरने से पहले भी आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। वही करके वो भोपाल आ गए, यानी कि मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल, और वहीं पे रह के वसुधा पत्रिका का संपादन से जुड़े हुए थे। 8वें दशक में उभरे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 8वें दशक में स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, यानी कि यहाँ पे ये एक आपका मुहावरे के रूप में बात किए हैं। यहाँ पे जो लिखा गया है उनको कि 8वां दशक में उभरे स्वयं प्रकाश। कब इनका मतलब इनका जो कृति है वो अच्छा उभार मारा है? तो 8वां दशक में, ठीक है। 8वें दशक में तो यानी कि 1970 से 1980 को 8वां दशक आप बोलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो उस दौरान इनका जो कृति है ना वो अच्छा खासा प्रसिद्धि पाई थी, वो बताना चाह रहे हैं। और उन उनके 13 कहानी, यानी कि 13 यानी गलत है, 13 यहाँ पे होगा, ठीक है। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 13 कहानी संग्रह यानी कि जो किताब छपेगा ना वो ओनली कहानी का रहता है। तो कहानी संग्रह क्या हो गया? जिसमें कहानी भरा रहे, कविता सब नहीं रहता है। तो 13 वैसा कहानी वाला उसका बुक छपाया है, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएँगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। ये सब बेहद इम्पोर्टेंट है। प्रश्न आपको कैसे पूछा एग्ज़ाम में? सूरज कब निकलेगा ये किसका कृति है, किसका लिखा हुआ है? तो किसका? स्वयं प्रकाश का। या पूछेगा आएँगे अच्छे दिन भी, ये क्या है? कविता है, ग कविता है, नाटक है, कहानी क्या है? तो कहानी है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका 13 कहानी छपा है इस टाइप से। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। इसका विनय और ईंधन 2 उपन्यास बेहद इम्पोर्टेंट है। पूछ देगा कि यह क्या है? तो उपन्यास है। यह किसका है? तो स्वयं प्रकाश जी का है। उन्हें उन्हें पहल सम्मान बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। इतना सारा पुरस्कार उसको मिला है, ठीक है। तो आप लोग ये पुरस्कार को नोट डाउन करते चलेंगे। यही सबसे प्रश्न हमको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, ठीक है।
मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश के कहानियों में वर्ण शोषण के विरुद्ध जो चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो वर्ग शोषण होता है ना, जो जाति का मतलब दलित, ब्राह्मण, ऊँचा जात, छोटा नीचा जात, इस सब के ऊपर ये अच्छा खासा अपना रचना लिखे हैं। उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। यहाँ पे किस्सा यानी कि किस्सा के रूप में जो लिखे हैं ना, वो किस्सा के रूप में लिखे हैं, ठीक है? तो उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलिए, नेताजी का चश्मा को हम लोग आज अध्ययन करते हैं। इसके जो मोटा-मोटी इसका जीवन कब हुआ, तो 1947 को इनका जन्म हुआ। उनका रचना है, रचना के बारे अभी देख लिए हैं। उनका उपन्यास के बारे में देख लिए, जन्म कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, भोपाल में अभी रहते हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर में। मैकेनिकल से पढ़ाई की, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब अभी हम लोग को जो सिलेबस में दिया हुआ है नेताजी का चश्मा, इससे संबंधित हम लोग आज इसका कहानी को देखेंगे, ठीक है? डेली हम लोग 1 से 2 कहानी को देखेंगे और बहुत जल्द हम लोग कोर्स को कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। हालादार साहब को हर 15वें दिन कंपनी काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। किस कस्बे से? जहाँ का कहानी अभी हम लोग देखेंगे। उस कस्बा कोई कस्बा है, वहाँ का कहानी हम लोग देखेंगे। वहीं हर 15वें दिन में गुजरते थे, ठीक है? कितना दिन? 15 दिन गुजरते हैं। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। कस्बा यानी कि टोला, कोई गाँव का टोला मोहल्ला को कस्बा बोला जाता है, या गाँव को भी डिनोट कर सकते हैं आप कस्बा से। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। यानी कि उस गाँव में पक्का मकान बहुत कम था, और ठीक है, मतलब पक्का मकान बोला जा सके वैसा मकान बहुत कम था, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा-सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगरपालिका भी थी। क्या-क्या था? तो एक लड़का का स्कूल, एक लड़की की स्कूल, एक सीमेंट का छोटा-सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगरपालिका भी थी, ठीक है? सिनेमा घर कै ठो था? 2 ठो था, ठीक है? कारखाना 1 ठो था, लड़की के स्कूल 1 ठो, लड़का के स्कूल 1 ठो और एक ठो नगर पालिका भी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक-एक लाइन से आपका प्रश्न मिलेगा, ठीक है? आप लोग का कॉम्पिटिशन बहुत टफ होने वाला है, इसीलिए बहुत ध्यान से देखना है। ऐसे समझ में मतलब अभी हम लोग एमसीक्यू लगाएँगे, बिल्कुल सारा क्लियर हो जाएगा, पानी-पानी हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। नगर पालिका जी, जो शहर में नगर पालिका होता है, गाँव में पंचायत होता है, पंचायत चुनाव वैसे ही नगर पालिका होता है, नगर निगम को नगर पालिका, वही टाइप से नगर पालिका होती है, ठीक है? थोड़ा-सा अलग होती है नगर निगम से, तो नगर निगम, नगर पालिका वही, तो वो एक ठो था उस एरिया में। तो कुछ न कुछ वो विकास काम करते रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, टॉयलेट, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए, ये सब उसका कार्य होता था। इसी नगर पालिका किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगा दी। यहाँ की हम लोग हेडलाइन देखें, नेताजी का चश्मा, यानी कि किसका, कौन नेताजी? नेताजी किसको संबोधित किया जाता था? तो सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है? महात्मा गांधी को का तो महात्मा संबोधित किया जाता था, ठीक है? तो वैसे ही लौह पुरुष किसको? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, वैसे ही इसको क्या, तो सुभाष चंद्र बोस को तो नेताजी बोला जाता था, ठीक है? तो नेताजी का चश्मा यानी कि सुभाष चंद्र बोस का चश्मा से रिलेटेड ये कहानी है, और बहुत शानदार कहानी है। तो अभी हम लोग देखें, नगर पालिका का कोई अच्छा प्रशासनिक आया तो शहर का बीचों बीच क्या बना दिया, सुभाष चंद्र बोस का एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। काश चीज से बना हुआ था? लोहा, टीना, पत्थर, संगमरमर का, संगमरमर से बना हुआ था, ठीक है? ऐसे प्रश्न पूछेगा। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसमें भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। और यह कहानी जो हम लोग देखेंगे, इसी के बारे है, ठीक है? पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी-पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ये अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे।
यहाँ पे क्या बोलना चाहे हैं? कौन बनाया था वो मूर्ति को? तो मोतीलाल, ठीक है? वो ड्राइंग मास्टर थे कहाँ? हाई स्कूल का, ठीक है? हाई स्कूल का। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं ना कि पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन क्या लगता है मूर्ति को देख कर ऐसा लगा है कि कोई बहुत बड़ा मूर्तिकार इसको नहीं बनाया होगा, ठीक है? और उसका जो क्या है कि उसका बजट भी हाई रहा होगा, और बजट हाई के चलते ज़्यादा फंड पास कराने के चलते लेठा-चीटी हुआ होगा, बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हुआ होगा। और जो बोर्ड है, बोर्ड का 4-5 साल रहता है ना जी, हर 5 साल चुनाव होता है, तो उसका टाइम लास्ट आ गया होगा, फिर से इलेक्शन होने वाला रहा होगा, तो चाहेगा ना कि हर हाल में ये मूर्ति पूरा कर दे, क्या पता अगला बार जीतेंगे नहीं जीतेंगे, और इलेक्शन में भी उसका प्रचार करेंगे, इसलिए वो हड़बड़ी में कोई स्थानीय कलाकार से ही ये बनाने का निर्णय कर लिया होगा, और अंत में कस्बा यानी कि वही टोला कोई इकलौता जो ड्राइंग यानी कि मूर्तिकार रहा होगा, जो कि कौन मोतीलाल जी थे, उसी को बोला गया होगा तुम बना नहीं सकेगा? तो बोल दिया होगा कि हाँ, 1 महीना हम बना के पटक देंगे, 1 महीना में यानी कि हम बना देंगे, और आखिर फाइनली उसी को दे दिया गया होगा, ठीक है? ये बात यहाँ पे है। जैसा कि कहा जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी, अभी हम लोग ऊपर देखें, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊँची, ठीक है? यानी कि टोपी की नोक यानी कि यहाँ से और उसका जो है दूसरा बटन यहाँ, ये आस-पास इतना दूर मूर्ति का ये था, ठीक है? उसका ऊँचाई था। तो टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक यानी कि हाफ मूर्ति था, ठीक है? ज़्यादा नहीं था। तो 2 फुट ऊँची थी मूर्ति, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी, और सुंदर भी था, बस्ट और सुंदर भी था। नेताजी सुंदर लग रहे थे, अच्छा ही मूर्ति बनाया है यानी कि। कुछ-कुछ मासूम और कमसीन, कमसीन यानी कि कम ऐज का, नौजवान टाइप से, फौजी वर्दी में मूर्ति बना हुआ था। प्रश्न एक-एक लाइन से पूछेगा, कौन-सा कैसा लग रहे थे? तो फौजी वर्दी में थे, मासूम थे, कमसीन थे, ठीक है? मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते हैं। ये किनका नारा था? दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। ये उन्हीं का सुभाष चंद्र बोस का नारा था, उसको मूर्ति को देखते ही याद होने लगता था यही सब नारा सब, ठीक है? इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था, यानी कि अच्छा मूर्ति बना था। सराहनीय और सफल प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। अब कोई एक चीज़ था जिसको देखते ही मतलब कमी महसूस होता था। नेताजी की आँख पर चश्मा नहीं था। समझ रहे हैं ना? चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, चश्मा था लेकिन संगमरमर का मूर्ति बना है तो आगे चश्मा भी उसी का बनना चाहिए, आदमियों को देखने में ठीक है। लेकिन चश्मा क्या था? एक सामान्य सचमुच का चश्मा का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। यानी कि संगमरमर का मूर्ति में क्या कर दिया? चौड़ा फ्रेम, चौड़ा और काला फ्रेम का ओरिजिनल चश्मा पहनाल था उसमें, ठीक है? तो हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुज़रे और चौराहे पर पान खाने रुके, काहे क्या करने रुके तो प्रश्न पूछेगा तो पान खाने रुके, ठीक है? तब उन्होंने इस लक्षित किया यानी कि उसको ध्यान गया उनका, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। काहे न थोड़ा-सा हँसी स्माइल आएगा ही कि साला मूर्ति का पत्थर का मूर्ति और वहाँ ओरिजिनल चश्मा पहना दिया है। थोड़ा-सा स्माइल, चेहरा में स्माइल फैल गया था। वाह भाई! यह आइडिया भी ठीक ही है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, ठीक है? माने कि वाह भाई क्या गज़ब का आइडिया है, मूर्ति पत्थर का लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, जब कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गए तब भी हवलदार साहब इसी मूर्ति के बारे में सोचते रहे। ठीक है? पान-वान खा के जब आगे निकल गए तो इसी मूर्ति के दिमाग में चल ये रहा था। अब फाइनली माइंड यहाँ तक उसका कन्क्लूज़न निकाला कि इस कस्बा का जो नागरिक है उसका ये जो प्रयास है सराहनीय है कि चलो कम से कम कुछ तो चश्मा पहना दे। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, महत्व जो इम्पोर्टेंस है मूर्ति का रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का यानी कि भावना का। समझ रहे हैं? कि वरना तो देशभक्ति भी आजकल मज़ाक की चीज़ होती जा रही है। समझ रहे हैं ना आप क्या कहना चाह रहे हैं? देशभक्ति का मतलब कि मूर्ति का रंग रूप कैसा मूर्ति है, काला चश्मा पहना है कि पुराना पत्थर से बना है, कि लोहा का, कि सोना के पत्थर से बना है, सोना से बना वो मेन मैटर नहीं करता है। मेन किस नियत से बनाया गया है, देशभक्ति का नियत से बनाया गया है, यानी कि जब चश्मा वहाँ पे कमी फील हो रहा था, चश्मा पहना दिया गया,
अब पत्थर का नहीं पहना के ओरिजिनल चश्मा पहना दिया गया, तो वहाँ पे ओरिजिनल और पत्थर नहीं देखना है, वहाँ पे मेन ध्यान क्या देने की बात हो रहा है कि किस दिल से, किस नियत से पहनाया गया, यानी कि देशभक्ति की भावना था तब तो वो एक प्यार से वहाँ पे एक चश्मा पहना दिया गया है। नहीं तो आजकल देशभक्ति भी मज़ाक का बात है, सही बात है, कोई भी देशभक्ति के राग नेता लोग कम देशभक्ति के राग गाता है जी, लेकिन सबसे बड़ा देश देश का दुर्गति तो वही लोग करता है। ठीक है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं आगे हाँ। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुज़रे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। दूसरा बार जब गुज़रे ना वही वही कस्बा से, तो मूर्ति में कुछ उसको अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है, इस बार चश्मा बदल गया, दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला हम लोग देखे अभी मोटा फ्रेम था, चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला यानी कि गोल चश्मा तार का फ्रेम नहीं होता, तार वाला चारों तरफ शीशा है, ऊपर चारों तरफ रहता है ऐसा, ऐसा, ऐसा गोल चश्मा तार का फ्रेम था, ठीक है? और पहले चरखुट था, ऐसे था चरखुट था पहले, ठीक है? ठीक है? और प्लास्टिक का था। अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा में लग गया। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। हवलदार साहब का मतलब जिज्ञासा था ना, वो कौतुक यानी कि जिज्ञासा और बढ़ गया। वाह भाई क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकते लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। ऐसा मतलब एक हँसी के मूड में। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। तीसरा बार जब गुज़रे तो फिर नया चश्मा। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुज़रते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्मनीय हो उठा यानी कि देख के एकदम जिज्ञासा एक मतलब एक्स्ट्रा हो गया यानी कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया उसका जिज्ञासा तो पान वाले से पूछ ही लिया, "क्यों भाई, क्या बात है? या तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? एक लिमिट तक ही ना आदमी बर्दाश्त कर पाएगा, अब देख रहा डेली बदला रहा है, तो कितना सब्र कर पाएगा?" पान वाला से पूछ लिया, "का भाई क्या बात है? तुम लोग का नेताजी का चश्मा हमेशा बदल जा रहा है?" पान वाले के खुद के मुँह में पान ठुसा हुआ था। पान वाला खुद के मुँह में पान ठुसा हुआ था। वो नहीं देखता है एकदम पान खा के औ-वो करता है, वैसे ही कर रहा था। वो एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। मतलब काला और मोटा भी था एकदम पेट निकला हुआ और खुशमिजाज लेकिन पान खा के मूड फ्रेश रहता था उसका। हवलदार साहब के पद सुनकर वह आँखें ही आँखों में हँसा। हँसता नहीं है एकदम आँखें आँख में देख के इसमें स्माइल आ गया। उसकी तोंद थिरकी एकदम हल्का सा हिलका पेटवा ना तोंद यानी पेटवा एकदम हल्का सा हँसा ना, स्माइल किया तो पेटवा हल्का सा हिला, ठीक है? पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और हल्का सा मुड़ा और ने पिचकारी मारता प्रूफ करता है तो पुरका पानवा को और अपना लाला काली बत्तीसी दिखाकर बोला यानी कि पूरा दाँत उसका रंगावल था पान खा के और उसको बत्तीसी दिखाकर बोला, "कैप्टन चश्मे वाला करता है।" कौन ऐसा कर रहा है बता रहा है तो कैप्टन चश्मे वाला। अब आगे देखेंगे कैप्टन चश्मे वाला कौन है? क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। क्या करता है जी बताओ पूरा बात? चश्मा चेंज कर देता है पान वाले ने समझाया, कि कैप्टन चश्मे वाला करता है वही चश्मा चेंज कर देता है। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? क्या मतलब? काहे चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गए समझो यानी कोई कस्टमर आ गया समझो, ग्राहक यानी कस्टमर, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया, ठीक है? यहाँ पे आप देखिए आगे समझ में आएगा कि कोई कस्टमर आ गया जो वो नेताजी का चश्मा है वैसा ही पसंद आ गया। अब वो कोई जो कैप्टन चश्मा वाला है उसको माँगेगा तो उसके वो कहाँ से लाएगा? तो जो मूर्ति वाला है ना, वो वही चश्मा को दे देता था उसको, ठीक है? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया। यानी कि देखो, जो चश्मा जो बेचता है ना, वो चश्मा बेचता था तो जो नेताजी के चश्मा को कोई कस्टमर को पसंद आ गया कि हमको वो नेताजी वाला चश्मा देना देना तो भाई, तो उसके पास नहीं रहता था, तो क्या करता तो वहीं से खोल कर दे देता था इसको और दूसरा चश्मा पहना देता था। समझ में आया आप लोग को अभी? बिल्कुल आया होगा, ठीक है? चलिए ऐसे ही, अब आगे देखिएगा और समझ में आएगा। अब हवलदार साहब को बात कुछ-कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, बोला ना कैप्टन चश्मे वाला यानी कि चश्मा वाला का नाम कैप्टन था। उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, ठीक है? यानी कि उसका नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस का बिना चश्मा वाला जो मूर्ति था वो बुरा लगता था, बल्कि आहत करती थी यानी कि उसका दिल को ठेस लगता था, काहे? नेताजी हमेशा चश्मा पहनते थे, ठीक है? तो इसमें देशभक्ति का बहुत अच्छा भावना था, इसीलिए लगता था कि नेताजी में कुछ कमी है, इसलिए वो हमेशा चश्मा अपना अपना पैसा का पहना देता था। इसीलिए उसका पैसा का था बाबू, कोई माँगेगा निकाल के दे देता था, कौन उसको रोक सकता था? उसका चश्मा है।
मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, उसको ऐसा फ़ील होता था, यानी कि बहुत अच्छा इंसान था वो चश्मा वाला। इसलिए वो अपनी छोटी-सी दुकान में उपलब्ध गिने-चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था। नेताजी का मूर्ति पे अपना चश्मा को दे देता था। फ्रेम किसको बोला जाता है? तो उसका जो स्ट्रक्चर आता है ना, ये फ्रेम हो गया। यानी कि जो कभरवा ये है ना, ये ऐसा करके रहता है ना जी, ऐसे ही करके रहता है चश्मा। इसको इसको फ्रेम हम लोग बोलते हैं, ठीक है? इसको फ्रेम के नाम से जाना जाता है। इसके बाहर अंदर चश्मा लगता है, जो पावर-उवर जो भी रहता है, ठीक है? लेंस लेंस या शीशा। फ्रेम ये कभरवा ये फ्रेम में आता है, ठीक है? तो चुने फ्रेमों में से नेताजी को फिट करा जाता था। लेकिन जब कोई ग्राहक आता और उसे वैसा ही फ्रेम की दरकार होता था, जैसा मूर्ति पर लगा होता था, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा माँगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता। यानी कि लेके दूसरा फ्रेम उसको फिर पहना देता था। वाह भाई! खूब क्या आइडिया है। ये कौन बोला? ये हवलदार साहब बोले। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पानवाले से फिर पूछा पूछा कि एक बात और नहीं समझ में आया, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? तो नेताजी का ओरिजिनल जो चश्मा था वो कहाँ गया? तो पान वाला दूसरा पान मुँह में ठूँस चुका था। पान वाला था ना, फिर दूसरा पान ठूँस चुका था मुँह में। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़-भाड़ अधिक नहीं थी। दोपहर में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था। वो फिर आँखों ही आँखों में हँसा, फिर वैसे ही हँसा, फिर उसका तोंद थिरका एकदम हिला, नहीं होता करता है ना, तो हिलता है पेट वैसे ही किए। कत्थे को डरी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। कत्था यानी कि जो पानवा नहीं रहता है पान, एक सेकंड यहाँ पे पान नहीं रहता है ऐसे करके, एक सेकंड ऐसे ही पान रहता है दोस्त, इसी में नहीं ऐसे-ऐसे करके बनाता है, रगड़ता है, उसी को कत्था बोला जाता है, ठीक है? उसी को जो डंठिया से जो रगड़ता है ना, उसको फेंक माने कि साइड में रख के, पीछे मुड़ कर उसने नीचे पीक थूका यानी कि पान को पुरका और उसके मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। यानी कि पूछ रहा है कि जब मूर्ति बना, तो उसका आखिर पत्थर का चश्मा बनाया होगा ना आखिर जब मूर्ति वाला, तब तो पूरा बना दिया होगा। तो वही बता रहा नहीं, मास्टर जो था ना, जो मूर्ति बनाया था एक्चुअली वही चश्मा बनाना भूल गया था। तब फिर चश्मा वाला अपना चश्मा लगा देता था। पान वाने के लिए एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, मतलब कि इमोशनल बात था। पान वाने के लिए कॉमेडी का बात था, हँसने वाला बात था, ठीक है। लेकिन जो हालदार साहब थे ना, उसके लिए क्या था, ये एक इमोशनल मैटर था, ठीक है, और हैरान करने वाला। यानी वो ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाक़ई कस्बे का अध्यापक था। ठीक है, ऊपर देखें ना कि हड़बड़ी में ऐसा हुआ होगा, तब लोकल मूर्तिकार को दे दिया गया होगा, तो वही बोल रहे हैं, यानी कि हम सही सोचे थे कि वो वाक़ई में कस्बा का कोई अध्यापक यानी कि टीचर आर्ट आर्ट का टीचर रहा होगा, ठीक है, वही बनाया होगा। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? काँच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। यह कोशिश की होगी या कोशिश भी किया होगा और असफल रहा होगा, या बनाते-बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा, निकल गया होगा। इतना सारा कुछ हुआ होगा, लास्ट में बिना चश्मा का ही वो दे दिया होगा। ये इतना चीज़ वो सोच रहा है। आगे देखते हैं। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इतना कुछ अजीब लग रहा था, पूरा विचित्र। इन्हीं ख़्यालों में खोए-खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति की समझ नतमस्तक होते हुए, यानी कि उसको देशभक्ति को, चश्मा वाला को देशभक्ति को सलाम करते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फ़ौज का भूतपूर्व सिपाही? फिर आगे गया, अपना गाड़ी के पास गया, कौन हवलदार साहब, और फिर रिटर्न आके चश्मा वाला को बोलता है, अच्छा एक बात बताओ भाई, क्या वो नेताजी का दोस्त था, साथी था या आज़ाद हिंद फ़ौज का भूतपूर्व सिपाही था? उसका आज़ाद हिंद फ़ौज बनाया था ना नेताजी, तो उसका सिपाही था क्या? जो इतना उसको इतना देशभक्ति भावना जगा हुआ है। पान वाला नया पान खा रहा था, देख रहे हैं? पान वाला फिर से पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुँह से 1.5 इंच दूर रोकर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपने लाल-काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, "नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फ़ौज में, पागल है पागल।" देख रहे हैं ना, उसका मज़ाक उड़ा रहा है एक्चुअली उसका देशभक्ति का। क्या बोल रहा था, प्रश्न पूछेगा आपसे कि चश्मा वाला कैसा था? लंगड़ा था, अंधा था,
बहरा था, का था, तो लंगड़ा था, ठीक है? ऐसा प्रश्न पूछता है, ध्यान दीजिएगा, एक-एक लाइन से आप लोग का रिजल्ट रुक सकता है दोस्त, इसलिए ध्यान देना है, बिल्कुल आप लोग का पानी-पानी करेंगे और रिजल्ट दिला के रहेंगे, ठीक है? पागल है पागल बोल रहा है, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो-वोटो छपवा दो उसका कहीं, देख रहे हैं ना? ऐसा मज़ाक उड़ा रहा है। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मज़ाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया, यानी कि हैरान रह के देखा तो। एक बेहद बूढ़ा मर सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए। प्रश्न पूछेगा सिर पे का था? तो गांधी की टोपी और आँख पर काला चश्मा, कैसा काला? हरा, लाल, पीला था, काला था। एक हाथ में छोटी-सी संदूकची और दूसरा हाथ में एक बाँस पर टंगे संदूकची, यानी कि अटैची टाइप का, और दूसरा हाथ बाँस पर टंगा बहुत सा चश्मा लिए। अभी-अभी एक गली से निकला था, अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बाँह टिका रहा था। यानी कि बाँस बाँस का नहीं बना देता है जी, जहाँ मेला-वेला में आप देखे होंगे बहुत सारा चश्मा टंगल रहता है बाँस वाला में, तो वैसे ही उसको एगो बंद दुकान में ओडगा दिया था, यानी कि टिका के खड़ा कर दिया था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, यानी कि समझ में आ रहा है कि फेरी लगाता है, दुकान भी इसका नहीं है, फिर भी नेताजी के प्रति उसका इतना आदर है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? अब इसके दिमाग में एक नया क्वेश्चन आया कि अब इसको कैप्टन क्यों कहा जाता है? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वो इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन इतना सवाल से ही पान वाले ने अनसाक यार बोल दिया था, अब इससे ज़्यादा हम नहीं बताना बताना चाहेंगे कुछ हो जी। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, वो भी परेशान हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। आगे देखते हैं। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। 2 साल तक लगातार, कभी गोल चश्मा, कभी चौड़ा, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का, कभी काँच वाला गोगो चश्मा, गूगल टाइप का पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर था। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, यानी कि मतलब उसको डेली आना-जाना होता था, तो उस धूल भरी यात्रा में थोड़ा-सा कौतूहल, जिज्ञासा और थोड़ा-सा खुशी मिलता था उसको देख के, ठीक है? आनंदमय हो जाते थे देख के। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था, कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। चौराहे का अधिकांश दुकान भी बंद था और पान का दुकान भी बंद था उस दिन, ठीक है? अगली बार भी मूर्ति की आँखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया, 1 सेकंड, हाँ, पहला बार देखिए यहाँ पे, फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। पहला बार कोई चश्मा नहीं था। अरे उस दिन पान का दुकान और अगल-बगल सब दुकान भी बंद था, अधिकांश दुकान। अगला बार यह मूर्ति की आँखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, "क्यों भाई क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आँखों पर चश्मा नहीं है?" बिल्कुल प्रश्न उठेगा, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर पान का मुँह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आँखें पोंछता पोंछता हुआ बोला, मतलब कि उदास होके पोंछ साहब कैप्टन मर गया था, इसलिए उसका चश्मा कोई नहीं था, पहनाने वाला था। और कुछ ना पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार-बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर, 1 सेकंड, हाँ, घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हँसती है। शुरू हँस रहा था ना पान वाला, और अपने लिए बिकने के मौके ढूँढती है। दुखी हो गए, 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुज़रे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख़्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आँखों पर चश्मा नहीं होगा। देखे होंगे कि अभी मूर्ति ज़रूर होगा, फिर 15 दिन बाद वहाँ गया तो सोच रहे थे कि ज़रूर वहाँ पे मूर्ति होगा, लेकिन चश्मा वहाँ पे फिर लगल नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया होगा बहुत दिन बाद। 1 सेकंड, हाँ, ऐसा सोच रहे थे, ठीक है? और कैप्टन मर गया, सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, मतलब वहाँ से फिर 15 दिन बाद पार हो रहे तो उस टाइम ऐसा सोचते जा रहे थे। सोचा आज वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएँगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएँगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। काहे कि अब वो मज़ा नहीं आ रहा था, कैप्टन भी मर गया, चश्मा भी नहीं है, अब क्या करेंगे रुक के? पहले तो बदलाता था, थोड़ा मज़ा आता था उसको, ठीक है? लेकिन आदत से मजबूर आँखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। आदत से मजबूर आखिर चौराहा पहुँचा तो कनखी से देखिए लिया उसको।
मूर्ति को। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, "रोको!" जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारा। कुछ ऐसा दिखा मूर्ति में उसको कि बोल पहले तो बोल रखा है कि नहीं रोकना है, लेकिन अब ऐसा कुछ दिखा कि तुरंत बोला रोको! तुरंत ड्राइवर स्पीड में था, फिर ब्रेक मारा। रास्ता चलते लोग दिखने लगे, जीप रुकते ना रुकते हवलदार जीप रुका कि नहीं रुका ढंग से, और हवलदार साहब जीप से कूद कर तेज़-तेज़ कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। एकदम जाके एकदम सामने एकदम खड़ा हो गया। मूर्ति की आँखों पर सरकंडे से बना छोटा-सा चश्मा रखा हुआ था। जैसा बच्चे बना लेते हैं, यानी कोई बच्चा वहाँ पे जाके चश्मा रख दिया था। देख रहे हैं ना, देखा है कि साला वहाँ पे कोई चश्मा रख दिया है, देख के वो हैरान हो गए एकदम। हवलदार साहब भावुक हो गए, इमोशनल हो गए कि चलो कोई और तो है यार, उतना दिन तक तो कोई पहनाने वाला नहीं था, कोई तो है कम से कम, कोई बच्चा में तो देशभक्ति है कि कोई वहाँ पे चश्मा रख दिया। इतनी सी बात पर उनकी आँखें भर आई, इतना सा बात में उसका आँखें भर आया, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, और साथ में हम लोग अभी टेस्ट लगाएँगे ताकि क्लियर हो जाएगा, पानी-पानी हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में पढ़े थे, तो वहाँ देख लेते हैं स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ? 47 में हुआ था। स्वयं प्रकाश यही राइटर है। प्रश्न पूछेगा कि नेताजी के चश्मा का राइटर कौन है? तो स्वयं प्रकाश है, ठीक है? तो देखिए कैसे याद करेंगे इसका राइटर को? तो प्रकाश, चश्मा कब पहनते हैं हम लोग? प्रकाश यानी गर्मी के दिन में लाइट से बचने के लिए पहनते हैं, ठीक है? मोटा-मोटी ट्रिक इस टाइप से याद कर सकते हैं। तो स्वयं प्रकाश जन्म कब? 47 में। स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर, मध्य प्रदेश में। कहाँ चीज़ से पढ़ाई किया था? मैकेनिकल इंजीनियरिंग था। स्वयं प्रकाश ने कहाँ नौकरी की? औद्योगिक प्रतिष्ठान में यानी कंपनी सब में। स्वयं प्रकाश के बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा किस राज्य में बीता? राजस्थान में। वर्तमान समय में स्वयं प्रकाश कहाँ रहते थे? भोपाल में, ठीक है? स्वयं प्रकाश वर्तमान में किस पत्रिका के संपादन से जुड़े थे? वसुधा पत्रिका से। स्वयं प्रकाश कुल कितने कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुका है? तो 13 हुआ है। स्वयं प्रकाश ने किन उपन्यासों की रचना की है? बीच में विनय, ईंधन, ठीक है? बीच में विनय और ईंधन, ये आपका उपन्यास है, याद रख लीजिएगा। स्वयं प्रकाश को कौन-कौन से सम्मान प्राप्त हुए हैं? पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये सब इम्पोर्टेंट है, तो ये सब याद रखिएगा हर हाल में, ठीक है? आगे देखते हैं। हालदार साहब कितने दिनों के, अब कहानी से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हालदार साहब कितने दिनों के अंतराल पर कस्बे से गुजरते थे? 15 दिनों के अंतराल पर। हलदार साहब किस सिलसिले में कस्बे से गुजरते थे? तो कंपनी के काम के सिलसिले में। कस्बे में लड़कों के कितने स्कूल थे? 1, लड़की कितना? तो 1 था। कस्बा में कैसा कारखाना था? तो सीमेंट का कारखाना था, हम लोग पढ़ चुके हैं। कस्बे में कितने ओपन एयर सिनेमा घर हॉल 2 ठो था। विकास कार्य किसके द्वारा? तो नगर पालिका के द्वारा होता था। नगर पालिका ने मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसका प्रतिमा? तो सुभाष चंद्र बोस का लगाया था। प्रतिमा किस चीज़ का था? तो संगमरमर का था। कितना फीट? तो 2 फीट ऊँचा था, हम लोग देखे थे। नेताजी की वो कैसी वर्दी पहनी थी? फौजी वर्दी पहनी थी। एक-एक लाइन से पॉइंट दिया हुआ है। आप शिवांगन का बुक पढ़ सकते हैं लेके, अच्छा है वहाँ से। क्या है कि पंचायत सचिव और आपका राजस्व कर्मचारी टाइप उसमें लगभग 80-85% सेम टू सेम पूछा गया था। ठीक है? इसलिए हम वही बुक को फ़ॉलो कर रहे हैं और आप लोग को बता रहे हैं और एक-एक पॉइंट को डिस्कस भी कर रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है दोस्त? इसलिए टेंशन नहीं लेना है और अभी एमसीक्यू भी लगाएँगे हम लोग। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बिल्कुल पूरा कोर्स कंप्लीट रहेगा फ्री। ठीक है? प्रतिमा में नेताजी ने कैसी वर्दी? तो फौजी। दिल्ली चलो किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का। प्रतिमा का कौन-सा भाग संगमरमर का नहीं था? तो चश्मा नहीं था, चश्मा ओरिजिनल था। हवलदार साहब चौराहे पर किसके लिए रुकते थे? तो पान खाने के लिए। हवलदार साहब किस वाहन से गुजरते थे? तो जीप से गुजरते थे। देख रहे हैं ना? वहाँ पे ऑप्शन दे देगा, टेम्पो दे देगा, बस दे देगा, तो कहाँ से? जीप से। हवलदार साहब को नेताजी की प्रतिमा में हर बार क्या नया देखने को मिलता था? नेताजी का चश्मा। हवलदार साहब ने उत्सुकतावश नेताजी के चश्मे के बारे में किससे पूछा? तो पान वाले से पूछते थे। पान वाले ने खुद के मुँह में क्या ठूँसा हुआ था? तो पान। पान वाला कैसा व्यक्तित्व था? खुशमिजाज। नेताजी का चश्मा हर बार कौन बदलता था? तो कैप्टन चश्मा वाला। नेताजी की मूर्ति के नीचे क्या लिखा हुआ था? तो मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। हवलदार साहब की नज़र में कैप्टन चश्मे वाला कैसा व्यक्ति था? तो देशभक्त था, बिल्कुल था। कैप्टन चश्मे वाला कैसा व्यक्ति था? बूढ़ा था, लंगड़ा था, बिल्कुल यही सब तो हम लोग चर्चा किए हैं अभी। कैप्टन चश्मे वाला क्या बेचता था? तो चश्मा। कैप्टन चश्मे वाला की दुकान कैसी थी? फेरी वाली थी। किसकी मृत्यु पर हवलदार साहब दुखी हुए थे? तो कैप्टन चश्मे वाला का। कहानी के अंत में मूर्ति की आँखों पर हवलदार साहब को कैसा चश्मा लगा हुआ दिखा? सरकंडे से बना छोटा चश्मा। दोस्त यहाँ पे सरकंडे मतलब नहीं समझ पाए, लेकिन जो भी है, ठीक है? तो सरकंडे से यानी कि बच्चा लोग बनाता है और खेलता है, इसका मतलब यही है। लेकिन कुछ है सरकंडे मतलब कुछ इंडिकेट कर रहा है जो कि बच्चा लोग
यूज़ करता है। थोड़ा-सा यहाँ पे नहीं समझ पाएँगे, जो दोस्त को समझ में आता होगा सरकंडे में तब आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मूर्ति की आँखों पर सरकंडे से बना चश्मा संभवतः किसने लगाया था? तो कस्बे के बच्चों ने लगाया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट और देख लेते हैं। नेताजी का चश्मा कहानी की लेखन शैली कैसी है? तो किस्सा को यानी कि किस्सा टाइप से है, किस्सा ही बता रहे हैं ना। कैप्टन के सिर पर क्या था? गांधी टोपी था। नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? किसका कथन है? हवलदार साहब का, ठीक है। ये यानी कि हवलदार साहब पूछे थे कि किस सिपाही वाले से कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लगाते हैं ताकि हम लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था? अभी हम लोग देखे थे 47 में। स्वयं प्रकाश जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? तो इंदौर में हुआ था, भले अभी भोपाल में रहते हैं, जन्म इंदौर में हुआ था। स्वयं प्रकाश ने कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी? कब? मैकेनिकल किए थे। स्वयं प्रकाश ने कहाँ नौकरी की? कहाँ? औद्योगिक प्रतिष्ठानों में किए थे, शिक्षण संस्थान ये सब में नहीं किए थे। स्वयं प्रकाश के बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा किस राज्य में गुजरा था? कहाँ? राजस्थान में। वर्तमान समय में स्वयं प्रकाश कहाँ रहते हैं? कहाँ? भोपाल में रहते हैं, अपना राज्य का राजधानी में। स्वयं प्रकाश वर्तमान में किस पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए थे? कहाँ? वसुधा से। स्वयं प्रकाश कुल कितने कहानी संग्रह थे? 13। चलिए आगे देखते हैं। स्वयं प्रकाश ने किन उपन्यासों की रचना की है? किन-किन? ईंधन, बीच में विनय, बिल्कुल दोनों का किए हैं। एकदम आप लोग लगाते चलिएगा, लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना सही हुआ और क्लास कैसा लगा, ठीक है? ताकि हमको भी इंटरेस्ट लगेगा, मज़ा आएगा, पूरा कंप्लीट करा देंगे आप लोग का, ज़बरदस्त टाइप से। स्वयं प्रकाश को कौन-कौन से सम्मान प्राप्त हुए हैं? पहल पहल सम्मान, बनमाली, राजस्थान साहित्य अकादमी, बिल्कुल सभी हुआ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अभी वैकेंसी और जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। आप लोग के लिए बहुत गोल्डन चांस है, इसलिए बिल्कुल फिजिकल के साथ आपका ये एग्ज़ाम आपका बिल्कुल अच्छा जाना ज़रूरी है, ठीक है? फिजिकल के साथ रिटेन भी आप लोग का बहुत ज़रूरी है, इसलिए तैयारी बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ना है। हालात साहब कितने दिनों के अंतराल पर कस्बे से गुज़रते थे? कितने दिन पे? 15 दिन के अंतराल पे मोटा-मोटी। आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। चलिए देखते हैं तो हवलदार साहब किस सिलसिले में कस्बे से गुजरते थे? कौन सिलसिले में? किस काम से? कंपनी के काम से गुजरते थे। कस्बे में लड़के के कितने स्कूल थे? कितना? 1 था। लड़की के कितना स्कूल था? बिल्कुल सही जवाब, उसका भी 1 ही था। किस चीज़ का कारखाना लगा हुआ था? बोलिए? बिल्कुल सीमेंट का था। कस्बे में कितना ओपन एयर सिनेमा? सिनेमा घर कितना था? बिल्कुल 2 गो था सिनेमा घर। आगे देखते हैं। फ़िल्म-विल्म वाला तो 2 ज़्यादा रहेगा ही ना यार। कस्बे में विकास कार्य किसके द्वारा कराया जाता था? तो नगरपालिका के द्वारा। आगे देखते हैं, नगरपालिका ने मुख्य बाज़ार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगवाई? प्रतिमा यानी कि मूर्ति, नेताजी का। गांधी जी का नहीं, नेताजी का था। नेताजी की प्रतिमा किस पदार्थ से बनी थी? संगमरमर के पत्थर से बना हुआ था। नेताजी की प्रतिमा कितनी फीट ऊँची थी? कितना? बिल्कुल सही जवाब, 2 फुट का था। प्रतिमा में नेताजी ने कैसी वर्दी पहनी थी? कैसा वर्दी था? फौजी वर्दी था, पुलिस का नहीं, फौजी वर्दी, नेता का भी नहीं, हाँ। दिल्ली चलो किसका नारा था? किसका? तो नेताजी का ही था। प्रतिमा का कौन-सा भाग संगमरमर का नहीं था? कौन-सा भाग? बिल्कुल ऑप्शन डी चश्मा, ये ओरिजिनल था। हवलदार साहब चौराहे पर क्या खाने के लिए रुकते थे? क्या खाने के लिए बोलिए? बिल्कुल ऑप्शन सी पान खाने के लिए। हवलदार साहब किस वाहन से कस्बे से गुजरते थे? क्या चीज़ से बोलिए? बिल्कुल ऑप्शन सी जिप्सी से, हाँ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। हवलदार साहब को नेताजी की प्रतिमा में हर बार क्या नया देखने को मिलता था? तो चश्मे देखने को मिलता था, टाई-वाई की बातें नहीं है। हवलदार साहब ने उत्सुकतावश नेताजी के चश्मे के बारे में किससे पूछा? किससे पूछे थे? तो पान वाले से पूछे थे। पान वाले ने खुद के मुँह में क्या ठूँसा हुआ था? बिल्कुल आसान प्रश्न, ऑप्शन सी पान। पान वाला कैसा व्यक्तित्व था? कैसा? बददिमाग या बेवकूफ़, तन्नुक मिजाज या खुश मिजाज? कैसा? खुश मिजाज। बिल्कुल मूड पूरा फ्रेश रहता था उसका पान खा के। नेताजी का चश्मा हर बार कौन बदलता था? कौन? कैप्टन चश्मे वाला, पान वाला, बच्चा या मास्टर? कौन? तो कैप्टन चश्मे वाला बदलता था, ठीक है। नेताजी की मूर्ति के नीचे क्या लिखा हुआ था? तो मूर्तिकार मास्टर बेनीलाल, मूर्तिकार मास्टर जवाहरलाल, छेदीलाल, मोतीलाल का मोतीलाल था ये। मास्टर मोतीलाल कौन था? तो क्या था? तो अध्यापक था अपना ही कस्बा का। हवलदार साहब की नज़र में कैप्टन चश्मे वाला कैसा व्यक्तित्व का था? तो कैसा था? चश्मे वाला देशद्रोही, शैतान, पागल, देशभक्त, देशभक्त था ना जी। चलिए देखते हैं कैप्टन चश्मे वाला कैसा व्यक्ति था? कैसा? तो बूढ़ा स्वस्थ, बूढ़ा व लंगड़ा, सुस्त व चौकन्ना, बूढ़ा व स्वस्थ, बूढ़ा व अंधा, बूढ़ा व लंगड़ा, ऐसा प्रश्न पूछेगा, इसलिए एक-एक लाइन पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो बूढ़ा व लंगड़ा था ये।
कैप्टन चश्मे वाला क्या बेचता था? क्या बेचता था? चश्मा बेचता था। कैप्टन चश्मे वाला की दुकान कैसी थी? तो कहा फेरी लगाता था। फेरी की ऑप्शन ए 37। किसकी मृत्यु पर हालदार साहब बहुत दुखी हुए? किसका? कैप्टन चश्मे वाला पे दुखी हो गए थे ना। कहानी का अंत, मूर्ति की आंखों पर हालदार साहब को कैसा चश्मा लगा हुआ दिखा? कैसा? सरकंडेस बना, पत्थर, कागज का, शीशा का? बिल्कुल ऑप्शन है सरकंडेस बना होगा जो बच्चा लोग रखा था। मूर्ति की आंखों पर सरकंडेस बना चश्मा संभवतः किसने लगाया था? बिल्कुल ऑप्शन, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, विद्यार्थियों ने। सरकंडे कौन? बच्चा लोग लगाया था। बिल्कुल। आगे देखते हैं 40। नेताजी की चश्मा कहानी की लेखन शैली कैसी है? कैसा लेखन शैली है? आत्मकथा, संस्मरण, किस्सा गोई, रिपोर्टाज। आत्मकथा यानी कोई खुद से लिखता है तो वो आत्मकथा हो गया। संस्मरण यानी कि किसी को कुछ याद अपना बताता है करके तो वो किस्सा गोई, यानी कि कोई चीज़ को किसी का किस्सा सुनाया जाता है। तो इसमें वो हालदार साहब के बारे में कोई किस्सा सुना रहा है, जो राइटर लिख रहे हैं ना वो किस्सा सुना रहे हैं। ये किस्सा गोई के रूप में लिखा हुआ है। मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव है? मूर्ति बनाकर तोड़ देना, मूर्ति बनाना, मूर्ति समय पर बनाना, मूर्ति को फेंक देना। यानी क्या हुआ? मूर्ति समय पर बनाने का बोला था ना, एकदम 1 महीना पटक देंगे जी, यानी कि 1 महीना बना देंगे बिल्कुल, ये ऑप्शन सी। हालदार साहब किसे देखकर अवाक रह गए थे, हैरान रह गए थे? मूर्ति को, चश्मे को, कस्बे को, चश्मे वाला कैप्टन किसको? तो चश्मे वाला कैप्टन को देख के ना, कि बूढ़ा लंगड़ा था। वो लंगड़ा किया जाएगा फौज में? पागल है पागल। नेताजी का चश्मा, पाठ में ये शब्द कहे हैं। नेताजी का चश्मा जो सब्जेक्ट है, चैप्टर है, उसमें कौन ये बात बोला है तो वो लंगड़ा किया जाएगा फौज में? पागल है साला, पागल है। तो कौन? पान वाला बोला था ना। 44। साहब कैप्टन मर गया, नेताजी का चश्मा पाठ में शब्द कौन बोला? किसका कथन है, किसका स्टेटमेंट है? कौन? पान वाला ही बोला था। मर गया जब पूछा था कि इस बार चश्मा नहीं था उस टाइम देख के। आगे देखते हैं हम लोग। 45 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। चौराहे की सारी दुकानें बंद थी क्योंकि हड़ताल थी, हवलदार का तबादला हो गया था, रविवार था, या कैप्टन की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बिल्कुल आप लोग इसका 45 का कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। देखते हैं कितना स्टूडेंट कमेंट किए हैं, ठीक है, और कितना सही जवाब दिया। आप लोग को सबका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल 45। और आप लोग जरूर, जो दोस्त कमेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूले। जबरदस्त पूरी क्लास होगी, और नागपुरी के लिए जो छात्र होंगे, जो दोस्त होंगे, उनको भी बता दीजिएगा, उनका भी यहाँ पे पूरा पूरा क्लास होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।